स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। यानी किसी दी हुई गैल्वेनिक सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास ये कोई गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, जिसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट है और सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, और इधर मैग्नीशियम सल्फेट है और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर सल्फेट आयन और नाइट्रेट आयन तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं, राइट। यहाँ पर ये लगा हुआ है सॉल्ट ब्रिज। अब क्योंकि जब हम क्या है कोई भी गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तो बार बार हमें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा पूरा। भाई पहले ये बीकर बनाओ, फिर उसमें इलेक्ट्रोड लगाओ, फिर सॉल्ट ब्रिज लगाओ, फिर सारा कुछ हमें करना पड़ता है। तो हम इसको क्या है एक शॉर्ट मेथड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम ऐसा डायग्राम ना बना के हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको कि सबसे पहले आप लिखिए इसमें एनोड। एनोड कौन है यहाँ पर? एनोड है जिस पर क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हमेशा ऑक्सीडेशन वाला जो बीकर होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ठीक है, और राइट साइड में लिखा जाता है कैथोड, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई ये जो है हमारा यहाँ पर ये हमारा नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, ठीक है, और ये हमारा कैथोड, ठीक है। तो कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरी तरफ क्या है, ये मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारा क्या है नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये हमारा एनोड है। क्या है हमारा एनोड, राइट। तो सबसे पहले बच्चों लिखा जाता है इसके अंदर एनोड। अब आपने एनोड का इलेक्ट्रोड लिखा जाएगा सबसे पहले कि एनोड पर इलेक्ट्रोड कौन सा है। हमने देखा एनोड पर इलेक्ट्रोड है मैग्नीशियम, तो मैं मैग्नीशियम को लिख दूंगा, ठीक। इसी सेल को मैं ऐसे बना रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक ही लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। फिर लिखते हैं इसके अंदर अब एनोड का सॉल्यूशन, यानी एनोड को हमने किस सॉल्यूशन में डिप किया है, तो हमने किया है मैग्नीशियम के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मैग Mg2+ लिख दूंगा इसमें, राइट। उसके बाद क्या है कितनी कंसनट्रेशन है उसकी 0.2, उसके बाद कंसनट्रेशन लिखते हैं, यानी पहले एनोड फिर एक सिंगल वर्टिकल लाइन। ये जो सिंगल वर्टिकल लाइन है ये एनोड को उसके सॉल्यूशन से डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। ये उसका सॉल्यूशन है और उसकी कंसनट्रेशन लिखते हैं सॉल्यूशन के बाद। फिर डबल वर्टिकल लाइन लगाते हैं। डबल वर्टिकल लाइन हमको सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताती है कि भाई ये दोनों जो सेल हैं ये किससे डिफ्रेंशिएटेड है, सॉल्ट ब्रिज से। यानी ये डबल वर्टिकल लाइन हमें बताएगी सॉल्ट ब्रिज के बारे में कि ये डबल वर्टिकल लाइन हमारी सॉल्ट ब्रिज है। क्या है? सॉल्ट ब्रिज, राइट। उसके बाद लिखेंगे हम कैथोड का सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर लिखेंगे कैथोड का सॉल्यूशन और उसकी कंसंट्रेशन। कैथोड पर कौन है? सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर आयन से, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। उसके बाद सिंगल वर्टिकल लाइन और फिर क्या है कैथोड का इलेक्ट्रोड। अब कैथोड का इलेक्ट्रोड कौन है? Ag। कैथोड पर जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है? Ag। Ag को लिख देंगे। फिर जो इनका E0 सेल आएगा यानी सेल पोटेंशियल आएगा उसको लिख देंगे हम क्या है यहाँ पर, राइट, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या है इसको पूरे सिस्टम को ना बना के, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना बना के, उसको हम अब ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, अब इसको हमें क्या काम करना है? रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है हमको? इसको रिप्रेजेंट। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया एनोड। देखो एनोड वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। अब यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो 0 से इसका चार्ज बढ़ गया +2। जब जिसका चार्ज बढ़ता है ना, जिसका चार्ज बढ़ता है यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो निकल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर इसका चार्ज कितना है? +1, यानी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और कितनी हो रही है? 0। ऐसे केस में क्या हो रहा है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो घट रही है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया भाई ऑक्सीडेशन कौन है और रिडक्शन किसका हो रहा है। ये सॉल्यूशन है दोनों, ठीक है, और ये हमारे क्या है जिन पे सॉलिड लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रोड है। सबसे पहले लिखेंगे हम एनोड। एनोड पर कौन है? निकल। निकल का इलेक्ट्रोड, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन, फिर निकल का सॉल्यूशन। निकल का सॉल्यूशन कितना है? 0.16 मोलर का। तो फिर उस सॉल्यूशन को लिखेंगे Ni2+, सिंगल वर्टिकल लाइन, फिर उसकी कंसंट्रेशन, फिर डबल वर्टिकल लाइन, फिर Ag यानी कैथोड का सॉल्यूशन।
और इसका जो कॉफिशिएंट है इसको लिखते नहीं है, 2 4 जो भी संख्या लिखी होती है उसे नहीं लिखते, ठीक है। Ag प्लस 0.002 मोलर, उसके बाद सिंगल वर्टिकल लाइन Ag, और फिर इसका लिखते हैं ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 1.05 वोल्ट आएगा इसका, इसको लिख देंगे। इस प्रकार से तो हम क्या है अपनी सेल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो हम अब हमें क्या है आगे बीकर को बनाने की, 2 बीकर बनाना, उसमें सॉल्ट ब्रिज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, उसी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसके अंदर कौन तो कैथोड पर है, कौन एनोड पर है, और किसका सॉल्यूशन है, और कौन इलेक्ट्रोड है। अब SHE जो भी हमने बनाया पिछले वीडियो में मैंने बनाया था, ठीक है, वीडियो नंबर 1 के अंदर, कि SHE को भी तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यदि हमने SHE को एनोड पर लिया है, ठीक है, एनोड पर लिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेटिनम सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन H2 गैस, ठीक है ना। अब H2 गैस जो होती है यहाँ पर ये 1 बार प्रेशर पे होती है, यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 बार प्रेशर, तो इसको 1 बार को भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। सिंगल वर्टिकल लाइन H प्लस और उसकी कंसनट्रेशन, ऐसे ही क्या हो गया, जब वो एनोड पर होगा तब भी क्या है उसका प्रेशर 1 बार ही होगा, ठीक है, तो इसको भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अब SHE को आप जब हम उसे एनोड पर मानेंगे, ठीक है ना, तब तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और जब कैथोड पर मानेंगे तब ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो इसमें आपने आप रिप्रेजेंटेशन सीख लिया। भाई रिप्रेजेंटेशन एक बार फिर दोहरा देते हैं। सबसे पहले एनोड लिखा जाएगा, एनोड का इलेक्ट्रोड, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन, फिर एनोड का सॉल्यूशन, फिर उसकी कंसंट्रेशन, फिर डबल वर्टिकल लाइन, फिर कैथोड का सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन, फिर कैथोड का इलेक्ट्रोड, और उसके बाद आता है उसका ई नॉट सेल। अब होता क्या है कि हम किसी रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। सेल रिएक्शन मतलब इन दोनों के बीच में होने वाली रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं। तो जब सेल रिएक्शन लिखी जाती है किसी रिप्रेजेंटेशन से, तो कैसे लिखी जाएगी कि भाई सबसे पहले लिखा जाएगा एनोड, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, एनोड, ठीक है, और फिर लगाया जाएगा इनके बीच में प्लस का साइन। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक प्लस का साइन, एनोड लगाया, प्लस का साइन लगाया, फिर कैथोड का सॉल्यूशन, फिर उसकी कंसंट्रेशन, फिर एरो लगाना है, फिर एनोड का सॉल्यूशन लगाना है, फिर उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है ना, और फिर प्लस का साइन, और फिर लिखना है आपको कैथोड, ठीक है ना। ये हमारे रिएक्टेंट है और ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक सेल रिप्रेजेंट हो, हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, सबसे पहले मैंने बोला है जब रिएक्शन लिखेंगे तो सबसे पहले एनोड लिखेंगे। तो एनोड कौन है, निकल, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर लिखेंगे हम कैथोड का सॉल्यूशन, कैथोड पर कौन है, Ag प्लस, उसका सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये लिख दिया, उसकी कंसंट्रेशन, फिर एरो लगाएंगे। फिर उसके बाद एनोड का सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन, और फिर उसके बाद लगा देंगे हम कैथोड। इस प्रकार से हम क्या है, सेल रिएक्शन से लिखा जा सकता है रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन से लिखा जा सकता है सेल रिएक्शन। और यहाँ से मैं इसको भी लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Na किस पर होगा, एनोड पर। तो सबसे पहले क्या लूँगा मैं, एनोड का सॉल्यूशन, सिंगल वर्टिकल लाइन, उसका एनोड का इलेक्ट्रोड, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन, फिर एनोड का सॉल्यूशन, फिर उसकी कंसंट्रेशन, फिर डबल वर्टिकल लाइन, फिर कैथोड का सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद सिंगल वर्टिकल लाइन, उसके बाद क्या है, लिख दूंगा मैं कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कॉफिशिएंट नहीं लिखा जाता, जबकि रिएक्शन में कॉफिशिएंट लिखा जाता है। वो चार्ज देखकर हम कर सकते हैं बैलेंस। जैसे यहाँ पर 2 प्लस था, और यहाँ पर यदि मैं नहीं लगाऊंगा तो एक ही प्लस रहेगा, तो उसे प्लस में 2 करने के लिए मैंने 2 लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। ये ध्यान रखना है, रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ हमारे पास क्या है, कुछ रिप्रेजेंटेशन बुक में भी दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3.5 है एक्सरसाइज का, NCERT एक्सरसाइज है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का 3.5 है। अब यहाँ पर देखो हमें Mg सिंगल वर्टिकल लाइन, Mg2 प्लस उसकी कंसंट्रेशन, डबल वर्टिकल लाइन Cu2 प्लस उसकी कंसंट्रेशन, और Cu ये दे रखा है हमें एक सेल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही ये भी हमें सेल रिप्रेजेंट, अब हमें बनाएगा नहीं, क्वेश्चन के अंदर हमें पूरा बीकर बाई बीकर बना के पूरा सिस्टम बना के दिया, ठीक है ना, तब पूछेगा कोई क्वेश्चन, नहीं, हमें रिप्रेजेंट कर कर देगा, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर करके, ठीक है। तो आप समझ जाना कि रिप्रेजेंटेशन ही क्या होता है, एक गैल्वेनिक सेल ही बनाई हुई है उसने। हम इसमें आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये दोनों
ये तो है एनोड का इलेक्ट्रोड और उसका सॉल्यूशन है, फिर उनके बीच में लगा हुआ है सॉल्ट ब्रिज, फिर ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो एक बीकर बनाएंगे, फिर दूसरा बीकर बनाएंगे, फिर उन दोनों में सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, एक में मैग्नीशियम का सॉल्यूशन उसका इलेक्ट्रोड, दूसरे में कॉपर का सॉल्यूशन उसका इलेक्ट्रोड लगा के दोनों को क्या है किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या है, ये इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन आपको सीखना है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। ऐसे कुछ क्वेश्चंस में क्या है हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन हमसे बोला है एग्जाम्पल है ये 2.3.1 की रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक रिएक्शन दे रखी है मैग्नीशियम प्लस 2Ag उसकी कंसनट्रेशन, फिर एरो लगा रखा है Mg2 प्लस उसकी कंसनट्रेशन प्लस 2Ag। इसको पहले रिप्रेजेंट करो, तो रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले एनोड लिखेंगे सिंगल वर्टिकल लाइन, फिर एनोड का सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर डबल वर्टिकल लाइन या जो सॉल्ट ब्रिज को बताती है, फिर लिखेंगे कैथोड का सॉल्यूशन उसकी कंसनट्रेशन, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन, फिर कैथोड, और बाद में लिख देंगे उसका E0 सेल। आ रहा है, ये हो गया क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको सीखना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन सीख लेते हैं, SHE सीख लेते हैं, तो उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक टॉपिक आता है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम क्या है एस एच ई का फंक्शन था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। आ रहा है, जो गिवन सबस्टांस है उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं हम, ठीक है ना। अब जब हम उस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं कुछ एलिमेंट्स का, तो फिर हम क्या है उस एलिमेंट के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को, एलिमेंट्स को, उनके या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि ऊपर से क्या है नीचे की तरफ आओगे तो डिक्रीज हो रहा है, ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, या फिर नीचे से यदि ऐसा भी होता है कभी कभी फ्लोरीन ऊपर रख दिया, कभी कभी क्या है इसको उल्टा भी बना सकते हैं हम, लिथियम को ऊपर रख के फ्लोरीन को नीचे, ठीक है। तो फिर क्या है हमारे पास जब हम क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं अलग बहुत कुछ एलिमेंट्स का, किससे जोड़ जोड़ के, SHE से जोड़ जोड़ के, आ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या है उनको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो जैसे कि इसमें अरेंज कर रखा है, या फिर लिथियम को ऊपर लेके इनको नीचे, तो फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो हमें एक सीरीज मिलती है, क्या मिलती है, सीरीज। इस सीरीज का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है। इस सीरीज में क्या है, इस सीरीज में आपको बहुत कुछ बातें ध्यान रखनी है कि इसमें लिख रहा है कि यदि मैं इस लाइन को देखेंगे हम, तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आ रहा है नहीं, मतलब लिथियम की सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसकी, यानी इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की पावर कम है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिनका रिडक्शन होता है, ठीक है, और रिडक्शन जिनका होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत कम है, और सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। एक तो ये इसका पॉइंट है। दूसरा, ऊपर से नीचे आओगे तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जिनका ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो लिथियम एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, राइट। तो लिथियम तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम तो, और फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ध्यान रखना। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। यानी लिथियम की तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये जो टेबल बनी हुई है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बनी हुई है। मतलब लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की टेंडेंसी दे रखी है जो नेगेटिव में है। मतलब क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इतनी ही पॉजिटिव होगी, यानी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। गेन करने की टेंडेंसी कम है क्योंकि ये टेबल बनी हुई है रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, ठीक है। तो फ्लोरीन जो होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका आसानी से रिडक्शन पॉसिबल है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका आसानी से ऑक्सीडेशन पॉसिबल। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों को लूज करना, और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों को गेन करना, ठीक है। ये हमारी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैंने समझा तो दी, क्या होता है, ऑन अरेंजिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ए सीरीज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज ऑब्टेंड नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, लिथियम से कम रिएक्टिव पोटेशियम है, पोटेशियम से कम, ऐसे इस प्रकार से क्या है
ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, यानी इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की टेंडेंसी। देखो लिथियम की सबसे ज़्यादा, उससे कम पोटेशियम, उससे कम सोडियम, धीरे 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 सबसे कम लूज करने की टेंडेंसी फ्लोरीन, तो इसकी गेन करने की ज़्यादा होगी, उल्टा हो जाएगा। अब लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, यानी लिथियम से किधर चलते हैं हम, फ्लोरीन की तरफ, ठीक है ना। तो हमेशा इंक्रीज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगी, रिडक्शन होना आसान हो जाएगा। और यदि राइट टू लेफ्ट चलते हैं, यानी फ्लोरीन से लिथियम की तरफ, तो इंक्रीज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगी और ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब इसकी क्या आती हैं, एप्लीकेशन आती हैं। एप्लीकेशन का मतलब है इस सीरीज से हम कुछ बातें सीख सकते हैं। जैसे यदि हमें फर्स्ट चीज़ सीखनी हो इससे, तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब है इट मीन्स इट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन इन एक्वस मीडियम। इसका मतलब क्या है, फ्लोरीन का क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसकी एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। पॉजिटिव होना मतलब इलेक्ट्रॉनों की गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होना। दूसरा इसमें पॉइंट है कि लिथियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब है इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़्यादा है एक्वस मीडियम में, ठीक। तीसरा, ऑन गोइंग लिथियम टू फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज। यदि हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की पावर इंक्रीज होगी। और यदि हम फ्लोरीन से लिथियम की तरफ आ रहे हैं तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की पावर इंक्रीज होगी। पांचवा पॉइंट है कि द मेटल प्रेजेंट बिलो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो भी आपने अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखी है, उसमें जो मेटल नीचे रखी हुई है, ठीक है ना, कैन डिस्प्लेस द मेटल फ्रॉम दियर सॉल्ट सॉल्यूशन विच प्रेजेंट अबव इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो क्या काम करेगी, वो उस मेटल को डिस्प्लेस कर देगी जो उससे ऊपर रखी हुई है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। जैसे कॉपर जिंक से ऊपर है, यानी जिंक नीचे है कॉपर ऊपर है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे और उसमें जिंक मेटल डालेंगे, तो जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है। यानी सिल्वर से ज़्यादा कॉपर रिएक्टिव है, कॉपर से नहीं, सबसे नीचे है इसमें मैग्नीशियम, उससे ऊपर जिंक, उससे ऊपर Fe, उससे ऊपर Cu और सबसे ऊपर Ag है। मतलब Ag की जो है, Ag किसी इनमें से किसी भी मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकती, लेकिन इसमें से चारों मेटल Ag को डिस्प्लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि Ag की क्या है, इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की टेंडेंसी इन चारों से कम है, कॉपर की इन तीनों से कम है, आयरन की इन दोनों से कम है, जिंक की मैग्नीशियम से कम है, और इन सब में मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो मैग्नीशियम मेटल क्या है, इन सारी मेटल को इनके सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग कर देगी। जैसे कि मैग्नीशियम को अब जिंक के साथ रिएक्शन करवा दिया है ZnSO4 के, तो Zn अलग हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर ज़्यादा है, मैग्नीशियम नीचे है, जिंक ऊपर है। अब निकिल क्या है, नीचे है और सिल्वर ऊपर है, तो निकिल क्या है, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। अब आयरन ऊपर है, मैग्नीशियम नीचे है, तो मैग्नीशियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। इस प्रकार से क्या है, जो मेटल नीचे रखी हुई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो अपने से ऊपर वाली मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। ये एक ध्यान रखना। 6 पॉइंट क्या है, द मेटल प्रेजेंट बिलो द हाइड्रोजन। जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है, आ रहा है, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद मिनरल एसिड, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन से नीचे जिंक है, तो जिंक की यदि मैं डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराऊँ, तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस को वो डिस्प्लेस कर देता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, तो जिंक की टेंडेंसी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो क्या करेगा, जिंक हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन यदि यही रिएक्शन मैं कॉपर के साथ कराऊँ, क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी कम रिएक्टिव है। तो यदि मैं Cu प्लस डाइल्यूट H2SO4 कराता हूँ, Cu प्लस डाइल्यूट H2SO4 कराता हूँ, ठीक है ना, तो रिएक्शन नहीं होगी, तो रिएक्शन नहीं होगी। जैसे हमारे पास Cu है, तो Cu की मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन तो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि Cu जो है वो लेस रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन क्या है, उससे ज़्यादा टेंडेंसी। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, कम कम पॉजिटिव है, और इसका ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसकी कम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कॉपर कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, जबकि जिंक कर देगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे रखी हुई जितनी मेटल हैं, वो डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ, यानी HCl या फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगी, तो वहाँ से हाइड्रोजन को लिबरेट कर देंगी। अब इसके अंदर क्या है,
सातवां जो सेवन्थ आपकी क्या है इसकी एप्लीकेशन है वो ये है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से आप कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब आपको दो एलिमेंट के लिए दे रखा होगा, उनका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा होगा, जैसे जिंक के लिए दे रखा है और कॉपर के लिए। तो जो नेगेटिव वाला होगा ना उसको तो एनोड मानेंगे, या ये बोल दीजिए जो नेगेटिव होगा या जो कम पॉजिटिव होगा, यदि दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। पहले तो यदि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला एनोड होगा और पॉजिटिव वाला कैथोड होगा, ये ध्यान रखना। और यदि दोनों नेगेटिव हैं तो कम नेगेटिव वाला कैथोड होगा और ज़्यादा नेगेटिव वाला एनोड होगा। और यदि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो कम पॉजिटिव वाला एनोड माना जाएगा और ज़्यादा पॉजिटिव वाला कैथोड माना जाएगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैंने तीनों ही बातें बता दी हैं, लेकिन एग्जाम्पल मेरे पास अभी ये एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला क्या है, एनोड है, और नेगेटिव वाला कैथोड है। अब मुझे कैथोड पर कौन लेना है, ये, ठीक है ना, और एनोड पर कौन लेना है, ये। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे मुझे कौन लेना है, 0.34 माइनस, और माइनस ये रखना है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, पूरी सेल का पोटेंशियल 1.10 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे ही जैसे मैग्नीशियम का हमको दे रखा है -2.36 और जिंक का दे रखा है -0.76। तो मैंने बताया जो कम नेगेटिव होगा वो कैथोड माना जाएगा, वो ज़्यादा नेगेटिव होगा वो एनोड माना जाएगा। तो कैथोड पे कम नेगेटिव, एनोड पे ज़्यादा नेगेटिव। वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास आया 1.60 वोल्ट। तो ई नॉट सेल इसका इतना आ गया। ऐसे ही मेरे पास क्या है, जिंक है और हाइड्रोजन है। अब क्योंकि जिंक मेरा क्या है, नेगेटिव है, एनोड माना जाएगा और ये कैथोड माना जाएगा। तो ई नॉट सेल हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, 0 माइनस दिस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ई नॉट सेल मेरा प्लस 0.76 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे निकिल का हमको दे रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिल्वर का दे रखा है। अब निकिल को मानूंगा मैं एनोड और सिल्वर को मानूंगा मैं कैथोड, ठीक है ना। तो कैथोड पे सिल्वर लेना है, एनोड पे निकिल लेना है, माइनस माइनस प्लस। ई नॉट सेल मेरा आ जाएगा प्लस 105, 1 पॉइंट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा 1.05। ये कितना हो जाएगा, 1.05। ये पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट, 1.05 वोल्ट। ऐसे ही क्या है, Fe3+ का दे रखा है हमको प्लस 0.77, और आई का दे रखा है प्लस 0.54। तो आई को तो मैं मानूंगा क्या, क्योंकि अब देखो प्लस में ज़्यादा किसका है, प्लस में ज़्यादा है Fe का। तो जो प्लस में ज़्यादा होगा ना उसे कैथोड माना जाएगा, और जो आपका कम होगा उसे एनोड माना जाएगा। तो इसको कैथोड मानूंगा, माइनस इसको एनोड, इसमें से माइनस करा तो 0.23 वोल्ट। अब किसी का तो क्या है, अब इसमें क्या काम कर सकते हैं हम, दो बातें ध्यान रखनी है। यदि हमारा ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन मतलब फीजेबल है, फीजेबल मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप हो जाएगी, ठीक है। और यदि ई नॉट सेल की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना, तो फिर रिएक्शन नॉट फीजेबल है, फिर रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। सो इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये हमें स्पॉन्टेनियस नेचर बता देती है कि रिएक्शन कोई होगी या फिर नहीं होगी। यदि ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन उन दोनों के बीच में हो जाएगी, और यदि नेगेटिव है तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या है क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा इंटेक्स क्वेश्चन 3.1, 3.2 और 3.3, तीन क्वेश्चन है हमारे पास ही, आ गया नहीं। आप भी देख सकते हैं, नोटबुक बुक को खोलो और उसके बाद क्वेश्चंस को आप देख लिए और फिर उसने कर लीजिए। एक कह रहा हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम Mg2+Mg। हमारे पास Mg2+Mg एक सिस्टम है, मतलब एक क्या है, मैग्नीशियम का हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालना है, तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, मैग्नीशियम का सॉल्यूशन लूँगा, उसमें मैग्नीशियम की रॉड डालूंगा। जब मैं मैग्नीशियम के सॉल्यूशन में मैग्नीशियम की रॉड डालूंगा, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, दूसरी तरफ लेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दूसरी तरफ क्या लेंगे हम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसका जीरो होता है ना, तो इसका आ जाएगा, जो भी रीडिंग यहाँ पे आएगी वो किसकी होगी, इसका होगा, क्योंकि इसका तो जीरो है। तो फिर क्या होगा, इन दोनों को जब मैं सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वोल्ट मीटर है वो कुछ रीडिंग देगा, ठीक है ना। उसे इस रीडिंग को बोलूँगा मैं उस सेल का सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्योंकि कंसंट्रेशन इसकी भी 1 मोलर लेनी है, इसकी भी लेनी है। तो फॉर्मूला लगा लूँगा ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड पर तो हाइड्रोजन है, उसका तो जीरो हो जाएगा, माइनस एनोड पर हमारा मैग्नीशियम है।
अब हमें मैग्नीशियम, ये हमारा बचेगा ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस ई नॉट एम जी टू प्लस एम टू, हमें निकालना ई नॉट एम जी टू प्लस एम जी, मतलब एम जी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस ई नॉट सेल, यानी यहाँ से जो रीडिंग आएगी ना उसमें बस माइनस का साइन लगा देना, वो हमारा हो जाएगा ई नॉट एम जी टू प्लस एम जी, यानी इसका एम जी का रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसे ही जिंक के लिए पूछे तो जिंक का भी ऐसे ही आएगा, मैग्नीशियम का भी ऐसे निकाल लिया हमने। ठीक है, उसके बाद आयरन का भी, लिथियम का भी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आ रहा है, सबका इसी प्रकार से निकाला जाएगा, हाइड्रोजन से जोड़ जोड़ के और इसी फार्मूला में वैल्यू पुट करके क्या है हमारे पास, क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर उसको क्या करेंगे हम, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिल जाएगी। अब जैसे 3.2 क्वेश्चन है, 3.2 क्वेश्चन कह रहा है कि कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए जिंक पॉट, क्या आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के किसी जिंक के बर्तन में रख सकते हो? तो नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को क्या है, डिस्प्लेस कर देगी। यानी जिंक के बर्तन में जैसे कॉपर सल्फेट रखोगे तो वहाँ से रिएक्शन होगी और जिंक का बर्तन जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा और ZnSO4 और Cu बना लेगा, इसलिए नहीं रख सकते। क्वेश्चन नंबर है 3.3 कि कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको देखनी है और सजेस्ट करना है 3 सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज कर दें फेरस आयन को सूटेबल कंडीशन में। देखो फेरस आयन का मतलब है आयरन पे 2 प्लस का चार्ज, उसको ऑक्सीडाइज करने का मतलब है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करनी है, यानी उसको 3 प्लस में कन्वर्ट कर देना, यानी उसको फेरिक में कन्वर्ट कर देना। अब क्योंकि Fe2 प्लस, देखो Fe2 प्लस का जो क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0.77 होता है। ठीक है ना, तो यदि किसी का 0.77 से ज़्यादा हो, जैसे 0.78 हो, 0.798 हो, 0.7 0 या प्लस 1.05 हो, 1.09 हो, यानी प्लस 0.77 से ज़्यादा किसी सब्सटेंस का, उसके साथ यदि आयरन की रिएक्शन कराई जाए तो आयरन से वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से ज़्यादा है। अब ऐसे में एक तो फ्लोरीन ले सकते हो आप जिसका प्लस 2.87 वोल्ट होता है, या क्लोरीन ले सकते हो जिसका प्लस 1.36 वोल्ट होता है, या फिर ब्रोमीन ले सकते हो जिसका 1.09 वोल्ट होता है। तो ये 3 ऐसे सब्सटेंस हैं, यदि इनको आयरन के साथ क्या रिएक्शन कराई जाए Fe2 प्लस के साथ, तो ये क्या करेंगे, Fe2 प्लस से इलेक्ट्रॉन लेकर उसे Fe3 प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, यही हमसे इसमें पूछा है। ठीक है, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जो थ्योरी जो पढ़ाई है इसी पर बेस्ड है, जैसे 3.1, 3.2 या 3.3 जो क्वेश्चन है, ये 3 और 4, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारे इसी पर बेस्ड हैं कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर ऑफ इन विच दे डिस्प्लेस टू ईच अदर। हमें कुछ मेटल दी हुई हैं जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक, इनको ऐसे रखो जो एक दूसरे को ये डिस्प्लेस कर दें। देखो सबसे पहले आप कॉपर रखोगे क्योंकि कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है, कॉपर किसी को डिस्प्लेस नहीं करेगी। उससे ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, जिंक से ज़्यादा एल्युमिनियम और एल्युमिनियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम की इनमें से किसी के साथ सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराई सबको डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर किसी को नहीं कर सकता क्योंकि इनमें से कॉपर जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है, तो कॉपर के साथ यदि किसी की रिएक्शन कराऊंगा तो फिर क्या है, वो डिस्प्लेस नहीं करेगा, इसको ध्यान रखना। सबसे पहले कॉपर, उससे ज़्यादा Fe, उससे ज़्यादा Zn, उससे ज़्यादा Al, फिर सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम। गिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब की बार क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यू लिखी हुई थी वो हमें दी हुई हैं इसमें। ठीक है, और अरेंज करना है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब जो होता है कि ऐसे अरेंज करो कि जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे कम है उसे सबसे पहले लिखो और जिसकी सबसे ज़्यादा है उसको सबसे बाद में लिखो। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है ज़्यादा नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव से यदि हम क्या है नेगेटिव की तरफ चलते हैं, यानी हम फ्लोरीन से लिथियम की तरफ चलते हैं तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम Ag लिखेंगे क्योंकि Ag का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, फिर उससे कम वाला 0.79, फिर उससे कम वाला Cr जो भी है उसके अंदर -0.74, फिर मैग्नीशियम -2.37 और फिर लिखेंगे पोटेशियम -2.93, यानी पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की पावर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिल्वर से ज़्यादा मरकरी, मरकरी से ज़्यादा क्रोमियम, क्रोमियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, सबसे ज़्यादा है हमारा पोटेशियम, ये ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 3.3 है हमारा कि एक गैल्वेनिक सेल है, एक गैल्वेनिक सेल है आपके सामने, उसके अंदर कुछ रिएक्शन हो रही है कि Zn+2Ag प्लस Zn2 प्लस 2Ag, एक रिएक्शन ये हो रही है। और हमें इसमें ये रिएक्शन में क्या क्या दिखाना है कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है। तो हमें पता है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाए, क्योंकि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, सो एक्ट एज एनोड, क्योंकि वो एनोड की तरह, एंड एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो जिंक तो इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज है। फिर कह रहा है द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल, सेल के अंदर करंट को कैरी कौन कर रहा है, तो आयंस कैरी करते हैं अंदर। सेल के अंदर जो है करंट को कौन कैरी करता है, आयंस कैरी करता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि इंडिविजुअल रिएक्शन लिखो ईच इलेक्ट्रोड, हर एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली कौन कौन सी रिएक्शन। मैं बात करता हूँ रिएक्शन एनोड पर क्या हो रही है, तो एनोड पर जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एनोड पर जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है ना एनोड, ठीक है। और कैथोड पर क्या है हमारा सिल्वर आयन है, तो सिल्वर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन तो हो रही है किसमें, कैथोड पर, और ये रिएक्शन हो रही है एनोड पर, ठीक। ये हमारे पास क्या थे क्वेश्चन नंबर 3.1, 3.2 और 3.3, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।